हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अगेन मैं 4 से 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से चीज़ें पूछी गई थी और आगे के आने वाले एग्जाम जैसे कि आरओ का री एग्जाम का प्रीलिम्स या फिर आपका यूपी पीसीएस का 2025 का प्रीलिम्स, उसमें आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ करके जा सकते हो और आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, ये 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है यूपी पीसीएस का, जो भी 22 दिसंबर को हुआ था। चलो बात करते हैं। अब इसमें देखो, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको बेसिकली 4 केस दिए गए थे और उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली रिपीटेड है। आप पिछले इवन 5 साल के यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, उनको उठा लो, 2017 से 18 से लेकर के या 19 से लेकर के आप 2023 तक का पेपर उठा लो और आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलता है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें पहले सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद का केस हुआ था वो वाला हुआ था, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। उसके बाद में सज्जन सिंह का केस हुआ था बनाम राजस्थान राज्य। देन उसके बाद में आपका गोलकनाथ केस है, बहुत पॉपुलर है ये तो। और उसके बाद में फिर आपको केशवानंद भारती वाला केस देखने को मिलता है वर्सेस केरल स्टेट। तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ये गलत नहीं करने का होता है पॉलिटी का, ये इस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके की चीजें आपको शॉर्ट करनी चाहिए एग्जाम में, और पहले से इतना आपका रिवीजन हो अच्छे से कि एग्जाम के इवन 10-15-20 दिन पहले भी आप इसको ना भी पढ़ें, तभी आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ऐसी आपकी एफिकेसी होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई थी और वो किस आर्टिकल में है वो आपको बताया गया था कि उनको किसके थ्रू पावर मिलती है। अब इसमें जो ऑप्शन है उनको देखो, आप एग्जैक्टली रिपीटेड है ये, ना विश्वास हो 10 साल का आप पीवाईक्यू उठा के देख लो आयोग का, आपको यही एग्जैक्टली मिलेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन, इसके बाद आपका है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, वही 280 वाला, इलेक्शन कमीशन 324 वाला, और उसके बाद में आपका आ जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो इसके सामने 148 दिया है। भाई 148 कैसे होगा? 148 में तो आपका वो वाला है ना, भारत का जो नियंत्रक एंड मालिका परीक्षक है यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, 148 आर्टिकल, तो वो है ना। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया, ये उसमें कहाँ हो जाएगा? तो ये तो गलत है। और जो निर्वाचन आयोग है वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो आर्टिकल 324 है, और जो आपका वित्त आयोग है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो आर्टिकल 280 है। तो भाई ये तो तीनों गलत हो गए ना। तो इसमें तो चौथा वाला दिया गया वही सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग दिया गया है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन है, तो वो आपका आर्टिकल 340 है। ये चारों के चारों एग्जैक्टली रिपीटेड हैं ये। मतलब अगर आपने पिछले 10 साल का भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रखा है ना, तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको सामने मिल जाएगा। ये यही देते ही है, मतलब निर्वाचन आयोग वाला वो जाने की कोशिश करते हैं, फाइनेंस कमीशन वाला जाने की कोशिश करते हैं, और ये आपका जो अनुसूचित जाति वाला दिया गया यानी कि कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये भी कहीं ना कहीं रिपीटेड है, ये भी पूछा रहता है आपसे। तो ये इतना बेसिक थे, ये आपसे पूछा गया था, ये गलत करने वाले नहीं होते हैं। इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन था कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि जो यूपीएससी है, उसको किन सोर्सेज से अपनी जो कार्य शक्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं। तो इसमें आपको 4 चीजें दी गई थी। इसमें आपको संविधान दिया था, संसदीय कानून दिया था, कार्यकारी नियम और आदेश दिए थे, और आपको परंपराएं दी थी। इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको मालूम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका है ही है, एक्ट भी है। इसके अलावा जो कार्यकारी नियम और आदेश होते हैं यानी कि जो एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं वो भी उसके लिए हैं, और कुछ कुछ कन्वेंशन वगैरह, ट्रेडिशंस वगैरह भी हैं, उनके थ्रू भी चीज़ें इसको चलती हैं, उसके थ्रू भी इसको पावर मिलती है। तो कहना कहीं ये जो टॉपिक है ये बहुत, मतलब ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है या जैसे यूपीएससी है या जो यूपीपीएससी है, इनके जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे आर्टिकल 312, 315, 316, 318, 320, ये सब ऐसे आर्टिकल्स हैं कि मतलब ये बहुत पॉपुलर है, ये रिपीटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रखा है तो आपको पता रहेगा कि भाई आर्टिकल 310, 312, 315, 316, 320 ये हमें पढ़कर जाने होते हैं। इसी तरीके से मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, 253, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 267 आपसे पूछा जा चुका है, और आपसे इस बार आर्टिकल 266 पूछा गया था। तो ये सब ऐसे होते हैं कि मतलब इनको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। आर्टिकल 148 हो गया, या फिर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला है, या फिर आर्टिकल 76 हो गया जो अटॉर्नी जनरल वाला है। ये सब ऐसे हैं कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 100 हो गया, आर्टिकल 143 हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, आर्टिकल 110 हो गया, आर्टिकल 112 हो गया, आर्टिकल 117 हो गया। ये सब मतलब बिल्कुल रटे होने चाहिए। या फिर जो गवर्नर वाले आर्टिकल हैं, या जैसे गवर्नर की जो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति होती है, अध्यादेश देने की जो शक्ति होती है, आर्टिकल 213, ये सब ऐसे हैं कि मतलब एकदम आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, एकदम टिप पर होनी चाहिए कि भाई इसका ये है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई इसका ये है, इसका ये है, इस तरीके से याद है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है, आप तुरंत गिरा दोगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। जिन्हें पीवाईक्यू किया उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया वो नहीं समझ पा रहे होंगे शायद। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये देखो, ये बहुत बेसिक सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था। इसमें ऐसा कोई बहुत आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप कर लोगे, मतलब कोई ऐसा बहुत कोई फैक्ट वैक्ट रटने की जरूरत नहीं थी। देखो इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने ये बोला है कि आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस के संबंध में, आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो आईसीटी बेस्ड जो ई गवर्नेंस है उसके संबंध में इन्होंने ये बोला था कि कौन से स्टेटमेंट सही है। अब इसमें पहली स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि भाई ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। भाई अगर ई गवर्नेंस होगी यानी कि जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है पूरी, वो अगर डिजिटली की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू की जाएगी, तो उससे पारदर्शिता बढ़ेगी या कम होगी? भाई ऑब्वियसली बात है, पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अगर जितनी भी टेंडर वगैरह हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें जो आ रही हैं, वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली आ जाएंगी तो हर इंसान एक्सेस कर सकता है, कोई उसमें बीच
में कोई जो मीडिएटर्स हैं वो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका एंगेजमेंट कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो ई-गवर्नेंस है वो सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि ई-गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। भाई बिल्कुल कम हो जाती है। भाई हर चीज़ें ऑनलाइन एकदम चल रही हैं, डिजिटल चल रही हैं। हर चीज़ को लेकर के आपको उसको ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ही आप कर दे रहे हो। तो सरकार की जो लागत है, जो पैसा खर्च होता है, वो बहुत कम हो जाता है और कहीं न कहीं जो मैन पावर वगैरह है, वो भी बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है? और मतलब एक आप ऐसे समझ लो कि एक हर चीज़ की फाइल बन रही है ऑफलाइन, मतलब पेपर वर्क हो रहा है और एक चीज़ हो रही है कि हर चीज़ ऑनलाइन बन रही है। तो क्या चीज़ ज़्यादा मैनेजेबल रहेगी? ऑनलाइन वाली मैनेजेबल रहेगी। तुरंत आपने कोई भी चीज़ सर्च मारनी है, सर्च कर ली, इधर से उधर कर लिया, कुछ उसमें कट पेस्ट करना है, वो कर लिया और अगर कोई चीज़ अगर ऑफलाइन है तो उसमें पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, फिर वो मैन पावर के थ्रू सारी चीज़ें जाती हैं। तो वो कहीं न कहीं बहुत टिपिकल हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जो ई गवर्नेंस है, उससे सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है भाई। सिटीज़न्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका रोल है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये भी सही है, ई गवर्नेंस के थ्रू ये चीज़ हो रही है। और इसके बाद ये चौथी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल-फीताशाही को बढ़ाता है। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, यानी कि यही जो पूरा आईएएस, पीएएस वाला जो कल्चर होता है ना, सीनियर-सीनियर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इनके थ्रू जो लाल-फीताशाही है, यानी कि जो रेड टेपिज़्म है, इसको बढ़ाता है ई गवर्नेंस। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रेड टेपिज़्म तो तब होती है ना भाई, जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना हो। और वो पूरा जुगाड़ वाला अप्रोच वाला सिस्टम चलता है और ऐसे कोई चीज़ जो ट्रांसपेरेंट ना हो, पेपर वर्क आपको ना देखने को मिले, जुगाड़ के थ्रू, अप्रोच के थ्रू जो सीनियर लोग हैं उन्हीं के हाथ में, जिनकी पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, उन्हीं के हाथ में चीज़ें चलती रहें। तो रेड टेपिज्म तो वो वाली चीज़ हुई ना, लेकिन जब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं, पब्लिकली हो रही हैं, तो उसमें तो कोई भी नॉर्मल इंसान भी देख पा रहा है ना, उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जिनकी जुगाड़ है, जिनके जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, वही उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं रेड टेपिज्म को ये बढ़ाता नहीं है, कम करता है। तो जो पहला और चौथा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो गए, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये कहीं न कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड का बेसिस का क्वेश्चन था। अगर आप चीज़ों को समझते हो, सिर्फ रटते नहीं हो, तो कहीं न कहीं आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें इन्होंने असर्शन रीज़न दिया हुआ था। असर्शन में इन्होंने दिया हुआ था कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है, वो आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, यानी कि जो इमरजेंसी होती है। और जो उसका रीज़न है, वो इन्होंने दिया हुआ था कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। अब ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो अपने आप में सही है, लेकिन इसमें ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि इसकी सही व्याख्या नहीं करता। भाई आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट को आप देखो तो बिल्कुल सही है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो पहली स्टेटमेंट है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो 352 है वो आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अब जो आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है, ये तीनों रिपीटेड है, मतलब ये आपसे पूछे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर का इतना ज़्यादा इशू रहा है, आपने देखा होगा। आर्टिकल 370 वाला आपने पूरा देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लगातार पूरे 2-2 साल न्यूज़ में रहा है। तो मतलब ये तो बहुत बेसिक है। अभी बीच में भी चल रहा था काफ़ी, जब कांग्रेस पार्टी को बोला गया था पूरा, जब इमरजेंसी वगैरह लगाई गई थी, तो उस वजह से भी काफ़ी संसद में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, न्यूज़ में चलती रहती है और बहुत बेसिक है, मतलब ये टॉपिक जो है वो रिपीटेड है। तो ये थीम रिपीटेड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया था और आपसे चीज़ पूछ ली गई थी। अब जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन है, यानी कि जो केंद्र राज्य संबंध है, अगर वो आपसे पूछ लिया जाए या आपसे सरकारिया कमीशन पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि वो नया क्वेश्चन था या वो नया टॉपिक था? बिल्कुल नया टॉपिक नहीं था, वो कम से कम नहीं तो 20 बार पूछा जा चुका है 20 साल के इतिहास में आयोग के। हर अगले पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, या तो सरकारिया कमीशन पूछा होगा, या केंद्र राज्य संबंध पूछा होगा, या फिर उसके आर्टिकल्स पूछ लेंगे कि केंद्र राज्य संबंध को किन आर्टिकल्स में समझाया हुआ है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प ना मिल रही हो तो मैं इन वीडियोस को बंद कर दूंगा। अगर आपको हेल्प मिलती रहेगी तो लगातार मैं इस तरीके की वीडियोस के थ्रू आपको चीज़ें समझाता रहूंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा और बाकी आप इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप आरओ के होने वाले एग्जाम प्रीलिम्स के लिए और यूपी पीसीएस के 2025 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अपने को अच्छे से पाएँगे कि आप तैयारी कर पा रहे हैं और आप ये चीज़ फ़िल्टर कर पाएँगे कि कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो आपके सामने मार्केट में या इधर-उधर दर जगह पर जो इतना सारा कंटेंट मटेरियल, किताबें, सोर्सेज़ रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से पढ़ें। और जो पेपर आया था 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का, जो ये मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसमें कैसे किस तरह से चीज़ें थी, पेपर कितना टफ था, पेपर कितना ईज़ी था, पेपर से आप कैसे आगे के लिए क्या की टेकअवे हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। लगातार मेरे वीडियोज़ आए हैं, तो जो लोग नए चैनल जॉइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उन्हें मेरे बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच।